हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स स्टडी बाय राजीव सर, जहां पर बच्चों आप अटेंड करते हैं अपनी 12th फिजिक्स की क्लासेस बिल्कुल फ्री। जैसे बच्चों हमने अपने पिछले लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वादो द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वादो क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, उसको हमने प्रूव करा था। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे उससे अगला अपना नेक्स्ट लेक्चर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज लास्ट तक बने रहना वीडियो में, बीच में स्किप मत करना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। और बच्चों जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज लास्ट लेक्चर को जाके देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण डेरिवेशंस। वादो द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वादो क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। जैसे बच्चों आपको बताया गया था कि वादो द्विध्रुव क्या होता है। अब जानते हैं बच्चों वादो द्विध्रुव क्या होता है कि जब परिमाण में समान और प्रकृति विपरीत दो बिंदु आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इस निकाय को क्या कहते हैं, हम वादो द्विध्रुव कहते हैं। तो बच्चों हमें वादो द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वादो क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो बच्चों माना हमने एक वादो द्विध्रुव ए बी है। ठीक है बच्चों, माना एक वादो द्विध्रुव ए बी वायु में रखा है और हमें इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर वायु क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, यानी कि हमने माना कि एक वादो द्विध्रुव ए बी है। वादो द्विध्रुव क्या होता है, जब परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत दो आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं, इसको क्या कहते हैं, वादो द्विध्रुव। तो बच्चों हमने माना कि एक वादो द्विध्रुव है और वादो द्विध्रुव में आप जानते हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी को व्यक्त करते हैं बच्चों किससे, 2l से। तो ये है 2l। अब हमें इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में स्थित, निरक्षीय स्थिति क्या होती है बच्चों, यानी कि जब वह बिंदु जिस पर हमें वादो क्षेत्र ज्ञात करना है वह वादो द्विध्रुव के लंबार्धक पर यानी कि समद्विभाजक पर, समद्विभाजक का मतलब बच्चों कि वह अक्ष, वह लाइन जो इस वादो द्विध्रुव के अक्ष को, इनके बीच की दूरी को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी, उसको क्या कहते हैं, समद्विभाजक। ठीक है, तो हमें इस वादो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर वादो क्षेत्र ज्ञात करना है। अब बच्चों A से B तक की दूरी 2l है और O क्या इसका मध्य बिंदु है, तो A से O तक की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, l हो जाएगी। इसी प्रकार O से B तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। अब हमें बिंदु P पर वादो क्षेत्र ज्ञात करना है। जैसे बच्चों वादो द्विध्रुव क्या है, वास्तव में दो आवेशों का निकाय है, तो इन दोनों आवेशों के कारण हमें बिंदु P पर वादो क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बच्चों जैसे आप जानते हैं कि एक बिंदु आवेश, एक एकल बिंदु आवेश से अगर स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वादो क्षेत्र ज्ञात करें तो वादो क्षेत्र होता है E बराबर 1/4 πε0 Q/r²। एक अकेले बिंदु आवेश के कारण, एक विलगित बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वादो क्षेत्र बच्चों कितना होता है, इतना होता है।
इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या है? दो आवेशों का निकाय है। तो बच्चों यहां पे हम क्या करेंगे, हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे जैसे कि आपको अक्षीय स्थिति में बताया गया था कि यहाँ दो आवेश हैं, तो पहले आवेश के कहाँ बिंदु पर वायुक्षेत्र, फिर दूसरे आवेश के कारण और फिर इन दोनों का परिणामी। लेकिन यहाँ पे बच्चों पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये r² और r होता आवेश से बिंदु तक की दूरी। तो आवेश ये है, बिंदु ये है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, a से p तक की दूरी, आवेश से बिंदु तक की दूरी ज्ञात करेंगे। इसके लिए बच्चों हमने क्या करा, a को p से मिलाया और p को भी b से मिला दिया। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए ये एंगल जो है वो थीटा है और ये वाला एंगल भी क्या है, थीटा है। ठीक है बच्चों, यानी ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, और मान लिया a से p तक की दूरी कितनी है बच्चों, r1। ठीक, अब यहां पे ये जब इसको हमने इससे a को p से मिलाया, b को p से मिलाया, तो यहां पे क्या बन गया बच्चों, एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में ये दूरी l, ये दूरी r, ठीक है, और ये r1 हमें फाइंड करना है, r1 ज्ञात करना है। तो यहां पे हम लगा देंगे पाइथागोरस की प्रमेय। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, छोटी क्लासों में आपने पढ़ी होगी, जिसने नहीं पढ़ी है तो आज पढ़ लीजिए। तो देखिए यानी कि पाइथागोरस प्रमेय होती है कि समकोण त्रिभुज में बड़ी वाली भुजा का जो वर्ग होता है, यानी कि जो कर्ण होती है और सबसे बड़ी भुजा होती है, तो उस भुजा का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे बड़ी भुजा कौन सी, AP, तो ये हो जाएगा AP का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। अब AP कितना बच्चों, R1, तो R1 का स्क्वायर, OP कितना R² और AO कितना हुआ L², और R1 इज इक्वल टू है बच्चों अंडर रूट R² प्लस L²। अब देखिए बच्चों आगे देखिए, अब चूंकि यहां से स्पष्ट है, यहां पे देखिए ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, अब ये जो देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो चित्र से स्पष्ट है कि यहां पे ये L दूरी, ये भी L और ये भी R, तो चित्र से स्पष्ट हो गया कि A से P तक की दूरी और B से P तक की दूरी, इसको R2 मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चूंकि R1 बराबर R2 है, तो इसलिए R1 बराबर R2 कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट R² प्लस L²। कितना बच्चों, रूट R² प्लस L²। तो सबसे पहले हमने क्या करा बच्चों, आवेश से बिंदु तक की दूरी निकाली। क्या निकाली बच्चों, आवेश से बिंदु तक की दूरी। ठीक है बच्चों, बहुत ही शांत दिमाग से आपको समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लास्ट तक आपको हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हमने यहां पे ज्ञात कर लिया ये दूरी। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए चूंकि यहाँ पे दो आवेश है वैद्युत द्विध्रुव में, तो पहले आवेश के कहाँ वैद्युच्छेद, फिर दूसरे आवेश के कहाँ वैद्युच्छेद। तो देखिए यानी कि -q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युच्छेद। ठीक है, मान लीजिए बच्चों इसको E1, क्या मान लो इसको E1, तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया बच्चों E1 1/4πε0 Q1 पहला आवेश,
बच्चों क्या Q1 क्या है, पहला आवेश क्या माइनस Q। और जैसे बच्चों आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया कि जितने भी सदिश राशियां होती हैं, सदिश राशि जैसे विद्युत बल पढ़ते हैं हम, विद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं, तो सदिश राशि में केवल हम आवेश का परिमाण यूज करते हैं, उसका चिन्ह यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो आवेश माइनस Q है केवल उसका हम परिमाण यूज करेंगे, उसकी का चिन्ह यूज नहीं करेंगे। अब और बच्चों R1 कितना था, कितना, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों जब हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, खत्म। तो यहां पे आया E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई साइन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया कि जो पहला आवेश है ऋणावेश माइनस Q, उसके कारण बिंदु P पर जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई साइन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों विद्युत क्षेत्र आप जानते हैं कि सदिश राशि है, तो यहां पे हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा की आवश्यकता होगी, तो हम निकालते हैं पहले इसकी दिशा। और देखिए बच्चों आपको लास्ट लेक्चर में कई जगह बताया गया कि जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र यानी कि ऋणावेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है सदैव आवेश की ओर होती है, और उसी लाइन के अनुदिश होती है जो लाइन आवेश को मिला रही है। तो ऋणावेश ये बिंदु, ये ऋणावेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ऋणावेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा बच्चों किधर की ओर, आवेश की इधर रखा है तो इधर की ओर। और दिशा दिखाने के लिए हम वेक्टर जो यूज करते हैं, वेक्टर का जो प्रयोग करेंगे उसी लाइन की सीध में करेंगे जो लाइन आवेश को मिला रही है। तो यही लाइन मिला रही है तो इसी लाइन पर आ जाएगा विद्युत क्षेत्र यानी कि E1। ठीक है बच्चों, तो यह आ गया E1, या इसको लिख सकते हैं P से A की ओर। तो यह आ गया बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। तो ये तो पहले आवेश के कारण आया, इसी प्रकार से हम दूसरे आवेश जो धनावेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसी प्रकार प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों इसको मान लीजिए आप E2, इसको E2 मान लिया और E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ Q2, दूसरा आवेश क्या है, Q है, और R2 आवेश से बिंदु तक की दूरी। तो अभी हमने R2 फाइंड करा, R2 कितना है बच्चों, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये वैल्यू रखिए, तो ये हो जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब हम इसका वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, इसका रूट का जब वर्क करेंगे तो रूट क्या होगा, खत्म। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये आया दूसरे आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। अब इसकी भी हम दिशा ज्ञात करेंगे। तो बच्चों ये क्या है, धनावेश। और बच्चों धनावेश के कारण किसी बिंदु पर जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा जो होती है सदैव आवेश से दूर की ओर होती है, और उसी लाइन के अनुदिश होगी जो लाइन आवेश को मिला रही है। अब आवेश ये है, बिंदु ये, यानी कि आवेश ये, बिंदु ये, तो इस आवेश के कारण यहां पे जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा आवेश से दूर की ओर, इससे दूर चलेंगे। तो यह आ जाएगा बच्चों E2। ये हम कह सकते हैं B से P की ओर, इक्वेशन सेकेंड। तो बच्चों यहां पे आ गया
क्योंकि वैद्युत द्रुव दो आवेशों का एक निकाय है, दो आवेशों का एक समुदाय है। तो बच्चों हमने पहले क्या करा, पहले आवेश के काम वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया, फिर दूसरे आवेश के काम वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया। अब बच्चों ज्ञात करेंगे यहां पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए, अतः बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अब बच्चों परिणामी निकालने के लिए यहां पे देखिए बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है, हम दो कॉन्सेप्ट से ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है, जो आपको इजी लगे उसको आपको फॉलो करना है, लेकिन मैं यहां पे आपको दोनों कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों आपको बताते हैं पहले इजी वाला कॉन्सेप्ट। देखिए बच्चों, जैसे यहां पे बिंदु P पर जो दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुए, एक E1 और एक E2। अब यहां पे बच्चों देखा जाए ये कौन थीटा, ये कौन थीटा, ठीक है, ये कौन थीटा, ये कौन थीटा। तो आपने पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासों में कि किसी त्रिभुज का जो वहिष कोण होता है, वहिष कोण में बाहर वाला जो कोण होता है अंदर के दूर वाले दो कोणों के योग के बराबर। किसी त्रिभुज का जो वहिष कोण होता है वो अंत्य कोणों के योग के बराबर। अंत्य में अंदर वाले दूर, अब ये थीटा ये थीटा, तो ये जो वहिष कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर। तो बच्चों यहां पे जो टोटल कोण बनेगा कितना बनेगा, 2 थीटा। अब यहां पे देखिए, आपको मालूम है आपने वेक्टर में पढ़ा, ठीक है, 11th क्लास में, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो पढ़िए कि अगर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये किसी कोण पे झुके हुए हैं, किनकी दिशाओं के बीच कोई कोण है, तो इनका जो परिणामी गुजरता है कहां से गुजरता है, इनके कटान बिंदु से। तो सेम यहां पर बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी इनके कटान बिंदु से गुजरेगा। ठीक है, जब बच्चों यहां पे गुजरेगा, ठीक है, परिणामी वैद्युत यहां पे गुजरेगा। ठीक है, अब देखिए, तो बच्चों आप जानते हैं अगर दो सदिश राशियां जैसे मान लीजिए A और B है, उनके बीच का कोण थीटा है, तो उनका परिणामी क्या होता है बच्चों, रूट आर बराबर होता है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, तो देखिए बिंदु P पर उत्पन्न जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा बच्चों वो हो जाएगा, मान लीजिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र E है, पहला कितना E1, दूसरा E2, इनके बीच का कोण कितना 2 थीटा। तो बच्चों परिणामी आ जाएगा E बराबर अंडर रूट E1 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर और 2E1 E2 cos 2 थीटा। बच्चों यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप कभी सोच रहे हैं कि परिणामी का फॉर्मूला तो होता है रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो बच्चों वो थीटा जो होता है वास्तव में दोनों सदिश राशियों के बीच का कोण है। यहां पे जो कोण है वो कितना है 2 थीटा, तो हमने डायरेक्टली थीटा की जगह कोण की जगह क्या यूज करा है बच्चों, 2 थीटा यूज करा है। ठीक है बच्चों, अब सॉल्व करते हैं अपना आगे। अब बच्चों ध्यान से अगर हम देखें कि E1 और जो E2 आया है समीकरण 1 और 2 से अगर ध्यान से देखें आप, तो दोनों की वैल्यू क्या है, समान है। अब समान है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि E1 के स्थान पे E2 या E2 के स्थान पर E1 का प्रयोग कर सकते हैं। तो वही हम करेंगे कि समीकरण 1 व 2 से E इक्वल टू हमने क्या करा बच्चों, E2 जो है E2 के स्थान पे भी क्या रख दिया, E1 का प्रयोग कर लिया। तो यह आ जाएगा E इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर, E2 के स्थान पे बच्चों कितना E1, और जहां जहां E2 है वहां सब जगह क्या कर दीजिए, E1 कर दीजिए। तो ये हो गया cos 2 थीटा। तो E इज इक्वल टू आया बच्चों E1 स्क्वायर एक मिलकर कितने हो गए बच्चों, 2 हो गए। अब E1 इंटू E1 तो कितना हो गया बच्चों, 2E1 स्क्वायर, और ये हुआ cos 2 थीटा। अब बच्चों यहां पे
कॉमन निकालिए। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे कॉमन निकालें तो 2e1 स्क्वायर कॉमन आया और यहाँ पे आया 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यानी यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, 2e1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा और यहाँ बचा कॉस 2 थीटा। अब देखिए बच्चों, एक त्रिकोणमिति का फार्मूला होता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यानी बच्चों cos 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। बच्चों कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, इज इक्वल टू है रूट 2e1 का स्क्वायर और यहाँ पे रख दिया 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह क्या रखा बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे हम देखें, इस 1 से 1 खत्म, ठीक है। अब 2e1 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, अंदर हो जाएगी, 2 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। तो e इज इक्वल टू कितना है बच्चों, रूट 4e1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और e इज इक्वल टू आ गया बच्चों, इसका रूट निकाल दीजिए, तो 4 का तो 2 आया, e1 स्क्वायर का e1 हो गया और कॉस स्क्वायर का कितना हो गया बच्चों, कॉस थीटा। यानी कि बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आया बच्चों कितना आया, 2e1 cos थीटा। एक बार यहां तक का रिवाइज करते हैं। देखिए बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव था, तो वैद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश, तो हमने क्या करा, पहले आवेश के काम वैद्युत क्षेत्र निकाला। पहला आवेश ऋणावेश, तो ऋणावेश के काम वैद्युत क्षेत्र E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R1 स्क्वायर। पहला आवेश, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि और सदिश राशि में केवल आवेश का परिमाण यूज करेंगे, चिन्ह यूज नहीं करेंगे, तो आवेश Q रख दिया और R1 A से P तक की दूरी कितनी, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। वर्ग करा, वर्ग करने पर रूट खत्म, तो ये आ गया पहले आवेश के काम वैद्युत क्षेत्र। पहला आवेश ऋणावेश है और ऋणावेश के काम वैद्युत क्षेत्र होता है आवेश की ओर, यानी कि P से एक ही ओर दिशा आ गई। इसी प्रकार प्लस Q आवेश के कारण निकाला, तो सेम वही आवेश है, प्लस Q है, यहां से यहां की दूरी भी इक्वल है, तो उतना ही वैद्युत क्षेत्र आएगा। लेकिन बच्चों दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत, क्योंकि धनावेश है और धनावेश के काम वैद्युत क्षेत्र होता है दूर की ओर, तो ये दूर की ओर, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज का जो बहिष कोण होता है, बाहर वाला जो कोण होता है, उसके 2 अंत्य कोण हो गए योग के बराबर। तो ये थीटा है, तो ये थीटा, तो ये क्या होना चाहिए, 2 थीटा, और परिणामी गुजरा इस दिशा से। अब यहाँ पे 2 वैद्युत क्षेत्र, एक E1 और एक E2, दोनों के बीच का कोण कितना बच्चों, 2 थीटा, तो उनका परिणामी होना चाहिए ये E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos 2 थीटा। अब समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट था कि E1 और E2 की वैल्यू क्या इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, E1 के स्थान पे E2 या E2 के स्थान पे E1 का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा, E2 जहां जहां E2 था वहां सब जगह क्या कर दिया, हमने E1 कर दिया, ठीक है। तो E1 2E1 cos 2 थीटा। अब एक E1 2E1, ये 2E1 स्क्वायर, यहाँ 2E1 यहाँ 2E1 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस cos 2 अंदर बचा। हम जानते हैं त्रिकोणमिति में कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos 2 थीटा की जगह हमने पुटअप कर दिया, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 खत्म, तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, रूट निकाला, इतना आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस पे इसका में इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं आगे, ठीक है। देखिए इसको साफ करते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, अब बच्चों आगे सॉल्व करें तो यह आया, यानी कि समीकरण 1 से E1 की वैल्यू रखें हम,
तो समीकरण 1 से बच्चों आ जाएगा E इज इक्वल टू 2 इंटू E1 कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों, अब यहां पे हम करेंगे क्योंकि यहां पे cos थीटा है तो यहां पे cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। और त्रिभुज को ध्यान से देखें कि AOP है, ये त्रिभुज AOP में समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा R1 है, ये L है और ये R स्क्वायर। तो हम जानते हैं cos थीटा कितना होता है बच्चों, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, और जो हम कोण लेते हैं उसकी सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। तो जब ये लंब है तो ये आधार और ये बना हमारा कर्ण। तो cos थीटा बराबर होगा AO अपॉन AP और cos थीटा AO कितना है L है और AP R1 और R1 की वैल्यू बच्चों कितनी थी ये रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये हो गया रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी कि L रूट को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस प्रकार भी लिख देते हैं क्योंकि रूट का मतलब होता है इसकी जो पावर होगी बच्चों कितनी 1/2 होगी, 1/2 होगी। अब देखिए, अब ये cos थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, cos थीटा की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब ये cos थीटा की वैल्यू यहां पे रखिए तो देखिए E इक्वल टू कितना है 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और cos थीटा की वैल्यू बच्चों आई है L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 1/2। अब देखिए बच्चों आगे देखिए, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, अब देखिए बच्चों, अब देखो बच्चों, अब हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू, और बच्चों ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 1/2 तो गुणा में है और गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, इसकी घात 1 इसकी 1/2। तो अगर हम देखें कि 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 और 1 कितना हो गया 3/2। ठीक है बच्चों, तो ये घात क्या हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 3/2। अब बच्चों आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया कि वैद्युत ध्रुव जो होता है ये जो Q इंटू 2L होता है, ये वैद्युत ध्रुव का क्या होता है आगुण होता है, जो कि Q इंटू 2L बराबर क्या होता है P। तो हम क्या करेंगे Q इंटू 2L की जगह क्या रख देंगे P रख देंगे। तो E इज इक्वल टू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 3/2 हो गया। अब देखिए बच्चों, चूंकि हम वैद्युत क्षेत्र जो ज्ञात कर रहे हैं वैद्युत ध्रुव के कहां ज्ञात कर रहे हैं, और वैद्युत ध्रुव क्या होता है कि जब परिमाण में समान और प्रकृति विपरीत दो आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो उस निकाय को क्या कहते हैं वैद्युत ध्रुव। यानी कि वैद्युत ध्रुव में दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होती है वो अल्प होती है, यानी 2L क्या है अल्प है। जब 2L अल्प है तो A से O तक की जो दूरी L है वो तो और भी कम होगी, यानी 2L कम तो L और भी कम, और L स्क्वायर जो होगा वो और भी कम होगा। तो यहां पे चूंकि L बहुत छोटा है R से तो क्या कर सकते हैं यहां पे हम L स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं। तो L स्क्वायर को नगण्य मानने पर ठीक है, तो यह आ जाएगा बच्चों E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर, इसको नगण्य माना खत्म हुआ और ये हुआ। अब बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
पी। और आप जानते हैं कि जब किसी संख्या की घात होती है, पावर की पावर होती है, तो उनमें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आर क्यूब। तो ये आया बच्चों अक्षीय स्थिति में उत्पन्न निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युच्छेद, यानी कि वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युच्छेद। E इज इक्वल टू कितना, 1/4π0p/r³। बच्चों अगर इसकी हम दिशा को देखें तो परिणामी कहां से गुजरा है, इस दिशा से, तो हम कह सकते हैं क्या, AP के क्या होगी, ये समांतर होगी, यानी कि AB के समांतर ये होगी। तो यह आया निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युच्छेद। अब बच्चों देखिए थोड़ा सा और समझते हैं इसी के में। जैसे बच्चों ये तो आया निरक्षीय स्थिति में वैद्युच्छेद, अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, अक्षीय स्थिति से, तो देखिए बच्चों अक्षीय स्थिति, वहां पे आपने देखा था कि अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है E इज इक्वल टू 1/4π2p/r³ होता है। और यहां पे बच्चों कितना है, इक्वल टू 1/4π0p/r³। तो देखिए अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होता है बच्चों, कि निरक्षीय स्थिति, किसमें बच्चों, निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र होता है, निरक्षीय स्थिति में जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होता है उसका कितना होता है बच्चों, दुगुना होता है। यानी कि अक्षीय स्थिति में उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र होगा, निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का क्या होता है, दुगुना होता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जैसे आपको बताया कि बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र, हम दो मेथड से, दो कॉन्सेप्ट को फॉलो करके ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो अभी आपको मैंने एक मेथड समझाया, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं अपना दूसरा मेथड कि कैसे इसका परिणामी ज्ञात करेंगे हम। ठीक है, देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, अब आपको चित्र को बिल्कुल ध्यान से समझना है, उसी आधार पे हम इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। देखिए अब बच्चों यहां से आपको बताया था कि ये एंगल, ये थीटा है, तो ये थीटा, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, 2 थीटा। 2 थीटा होने का मतलब ये हुआ, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक, तो यहां भी देखिए बच्चों हम दूसरे जो वेक्टर होता है उसका दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब इसको बच्चों ध्यान से देखा जाए कि जो वैद्युत E1 है, ये जो x अक्ष है इससे कितना कोण बना रहा है, θ1। E2 भी है, इस x अक्ष से कितना कोण बना रहा है, θ। और हम वेक्टर वियोजन में पढ़ते हैं कि जब कोई सदिश राशि ना तो x अक्ष के अनुदिश है और ना ही y अक्ष के अनुदिश, बल्कि उन दिशाओं से, उन अक्षों से किसी कोण पे झुकी है, तो वहां पे हम क्या करते हैं बच्चों, उस सदिश राशि को दो लंबवत घटकों में वियोजित कर लेते हैं। अब वियोजित कैसे करते हैं, वियोजित करने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस दिशा से कोण बनेगा, क्योंकि जब हम किसी सदिश राशि को वियोजित करेंगे, एक के साथ cos थीटा घटक और एक sin थीटा घटक, जैसे अगर E1 को हम वियोजित करें तो E1 के दो घटक आएंगे, एक होगा E1 cos थीटा और एक होगा बच्चों E2 E1 sin थीटा। इसी प्रकार से अगर हम बच्चों अगर हम E2 को वियोजित करेंगे तो E2 के भी दो घटक आएंगे, एक होगा E2 sin थीटा और एक E2 cos थीटा। तो बच्चों ध्यान से समझना है कि देखिए बच्चों, जब भी हमें किसी सदिश राशि को दो लंबवत घटकों में वियोजित करते हैं तो जिस दिशा से वो राशि कोण बनाती है उस दिशा में हमेशा
हमेशा हमेशा उसका कॉस थीटा वाला घटक यूज करेंगे। अब इसको यहां से ध्यान से हम देखें तो यहां पे E1 इस दिशा से थीटा कोण पे झुका हुआ है, तो अगर इसको हम दो लंबवत घटकों में विभाजित करेंगे तो इस दिशा में क्या आ जाएगा बच्चों, E1 cos थीटा, और इसकी लंबवत दिशा, अब बच्चों लंबवत दिशा एक तो ये हो गई 90 से कोण पर, और एक बच्चों ये वाली हो गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिसको हमने विभाजित करा है वो सदिश राशि दोनों लंबवत घटकों के बीच में होनी चाहिए। तो दूसरा जो घटक आएगा बच्चों हमारा ये वाला घटक आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा E1 sin थीटा। ठीक है, अब इसी प्रकार से E2 को वियोजित कीजिए। अगर हम E2 को वियोजित करते हैं तो ये भी इस दिशा से थीटा कोण पे झुका है, तो बच्चों इधर आ जाएगा इसका घटक E2 cos थीटा, और इसकी लंबवत दिशा में आ जाएगा ये E2 sin थीटा। अब देखिए बच्चों यहां ध्यान से हम देखें तो ये जो घटक है E2 sin थीटा और एक E1 sin थीटा, दोनों जस्ट अपोजिट है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। तो इनका अगर हम परिणामी निकालें तो इन दोनों के अंतर के बराबर होना चाहिए, और हमने ज्ञात करा था कि E1 और E2 आपस में क्या है, ये बराबर है। तो ये साइन थीटा वाले घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, यानी कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देते हैं। ठीक है, और बच्चों यहां पे ये जो आया E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही दिशा में आए हैं, तो यहां पे जो परिणामी उत्पन्न होगा, जहां पे जो विद्युत क्षेत्र होगा, केवल इन दो घटकों के कारण ही उत्पन्न होगा। किस घटकों के कारण, E2 cos थीटा और E1 cos थीटा, ये वाले घटक एक दूसरे को खत्म कर देंगे, मार काट देंगे। तो यहां पे जो विद्युत क्षेत्र होगा केवल कौन से घटक के कारण, E1 और E2 घटक के कारण। तो बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा बच्चों वो हो जाएगा E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और हम जानते E1 बराबर क्या था, E2 था, तो E = क्या आ जाएगा, E1 cos थीटा, और ये भी हो जाएगा E1 cos थीटा। तो कितना हो जाएगा ये 2E1 cos थीटा, यानी कि वही लास्ट में वही सॉल्व होके आ रहा है जो हमने पिछले वाले मेथड में ज्ञात करा था। इस वाले फॉर्मूले से E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा, इस फॉर्मूले से जो ज्ञात करा वही आ रहा था। ठीक है, तो अब आगे उसको जैसे पिछले मेथड में सॉल्व करा उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होता है हमारे दो प्रकार से परिणामी विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करना, और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ अपने सभी ग्रुप में शेयर भी करना। ठीक है, और लेक्चर के में कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।